जोहार। हार्दिक अभिनंदन है हमारे अखरा यूट्यूब चैनल पर जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के यूजीसी नेट और एमए की पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। और आजकल होठा विषय पर भी इसके विशेष वीडियो आने वाले हैं। और माध्यमिक शिक्षा की जो एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम की पूरी तैयारी खोटा विषय की यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। बिना किसी बातचीत के सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं कि आपके लिए मैं पीवाईक्यू 2023 में जो एग्जाम हुआ उसका पीवाईक्यू लेकर आया हूं आप सभी के पास। जून जून 2023 में हुआ था एग्जाम। 22 जून को हुआ था। 22 जून 2023 को एग्जाम हुआ। तो इसका पीवाईक्यू लेकर हम आपके साथ वापस से हाजिर हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 25 तारीख को एग्जाम है, अच्छे से दीजिएगा एग्जाम। ऑल द बेस्ट पहले से ही। अग्रिम बधाई भी दे देता हूं आप लोगों को। और इन तमाम चीजों के बीच में जो महत्वपूर्ण एक और चीज है वो है कि सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हम और आप जुड़ पाते हैं और ये जुड़ना आवश्यक है हम दोनों के भविष्य के लिए, ज्यादातर आपके अच्छे भविष्य के लिए और हमारे इंस्पिरेशन के लिए। हमारे लिए आप प्रेरणा है। हम एक दूसरे की प्रेरणा बनकर काम करते रहें, अपने अपने भाषा को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, बिना किसी और देरी के अब बढ़ते हैं। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम अखरा है। सीधे सीधे मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पहले पर। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये ऑन करने दीजिए। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि परि संबंधी लोक कथाओं में कैसी रोमांचकता है। ठीक है, इसका पूरा देख लीजिए। अब ये लोक साहित्य से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन देख लेते हैं, है ना। कि परी मनुष्यों का अपहरण कर परी स्थान ले जाती है, परी बच्चों को नहीं चुराती है, परियों का विवाह नहीं होता है, परियों द्वारा मनुष्यों का अपहरण भी होता है, परी प्रेमिका के रूप में हमारे सामने आती है। अब देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने, है ना। ये जो रोमांचकता की बात है ना, अल्टीमेटली बहुत सारे सवाल, इस सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही लग भी रहे हैं। लेकिन चूंकि इसको जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि इसके मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो सही हो सकते हैं। लेकिन जो आंसर की में माना गया है उसको माना गया है सिर्फ ए और डी को। ठीक है, तो मैं इसके साथ आंसर की को ही फॉलो करूंगा। परी मनुष्यों का अपहरण कर परिस्थान ले जाती है, सही बात है। ठीक है, और डी परियों द्वारा मनुष्यों का अपहरण भी होता है, ये भी है। हालांकि परी प्रेमिका के रूप में हमारे सामने आती है, ये भी सही ही है ना। कई कहानियों में ऐसा भी जिक्र मिलता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम आंसर की के साथ जाएंगे। आंसर केवल ए और डी को माना गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस वर्ष चेटरग्राम में खोटा भाषा सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसका जवाब है 1985। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हाड़ी किन्थिन ठंकी के आर केन्याई करथिन देखी के। अच्छा, किस तरह की लोकोक्ति है, मतलब कहने का मतलब यह है कि हाड़ी जो है या तो कोई बर्तन है वो हम लोग ठोक कर लेते हैं, और कन्या मतलब कन्या, है ना, जो विवाह वगैरह होता है उसमें कन्या को देख कर करना होता है ना। तो मतलब हाड़ी किन्थिन ठोक के और कन्या करथिन देख के, ऐसे ऐसी लोकोक्ति है जो प्रचलित है। तो ये किस तरह की लोकोक्ति, कृषि संबंधी, संस्कृति संबंधी, धर्म से संबंधी, जाति संबंधी। तो ये देखिए, किसी ये तो लोक प्रचलित लोकोक्ति है जो कहीं पर भी किसी, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी खास जाति में हो, किसी धर्म में हो, और किसी से कोई लेना देना, ये संस्कृति संबंधी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कृषि संस्कृति संबंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इस तरह लिस्ट 1 है। इसमें अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है। हालांकि हम लोग हिंदी वाले को देखेंगे तो इस तरफ सूची 1 है, इस तरफ सूची 2 है, और कहा गया है कि ये वीर गाथा गीत, जाति गीत, संस्कार गीत, चक्की और चरखे के गीत, और तो कार्य संबंधी गीत है, ऐतिहासिक गीत है, जातीय गीत है, विवाह संबंधी गीत है। अब देखिए, चक्की और चरखे के गीत, जब चक्की चलाते हैं और चरखा चलाते हैं
तो उस समय काम करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो कार्य संबंधी गीत होते हैं। जैसे आप ढेकी जो होता है, हमारे गांव वगैरह में ढेकी है, सभी के गांव में होगा और सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा गांव देहात में रहने वाले लोग। तो आप देखे होंगे कि ढेकी चलाते वक्त है ना, हमारी दादी परदादी या तो हमारी माँ लोग गाना गाती है। इसी तरीके से जो धन रोपनी वगैरह होता है उस समय भी गाना गाया जाता है, मतलब श्रम संबंधी गीत गाए जाते हैं। तो चक्की और चरखा का जो गीत है वो कार्य संबंधी गीत है। तो डी का एक होगा, है ना। डी का एक देखिए तो यहां पे कहां पे, डी का एक 2 में है। और इसी के साथ आप देखेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। हाँ ये ठीक है। और संस्कार गीत, वीर गाथा गीत, जाति गीत और संस्कार गीत। तो वैसे हालांकि इससे सही तो हो गया, लेकिन ए जो है वीर गाथा गीत जो है वो ऐतिहासिक गीत है, ठीक है। और जाति गीत मतलब जातीय गीत होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। और संस्कार गीत मतलब विवाह संबंधी गीत जो भी होते हैं, या तो फिर विवाह संबंधी गीत होते हैं, मुंडन में जो गीत गाए जाते हैं वो सारे किस में आएंगे, संस्कार गीत में आएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन है, गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था। गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था। अब ये पूछ दिया आपको, भारतीय साहित्य से पूछ दिया गया है ना। तो श्री चंद्र खत्री, लक्ष्मी चंद्र खत्री, कालू चंद्र खत्री और जयचंद्र खत्री। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कालू चंद्र खत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कालू चंद्र खत्री। आगे बढ़े। सुसंस्कृत जनता की कृति क्या कहलाती है। तो देखिए साहित्य को है ना, वो 2 भागों में बांटा गया है। जिस हिसाब से जहां जहां के लोग रचना करते हैं, शिष्ट साहित्य और प्रकीर्ण साहित्य। तो हालांकि सुसंस्कृत जनता है ना, जिसको सुसंस्कृति का मतलब है कि जो सिविलाइज्ड है ना। तो जो भी सिविलाइज्ड लोग हैं उनके द्वारा जो रचनाएं होंगी वो क्या कहलाएंगे, शिष्ट साहित्य कहलाएंगे, है ना। सुसंस्कृत मतलब सभ्यता, सभ्य जिसको कहा जाए, सभ्य का अर्थ मतलब थोड़ा ज्यादा लेना देना है उनका शहरीपन से, है ना। जो आधुनिक कहलाते हैं, या तो फिर जिनको मुख्य धारा की जनता कही जाती है ना, तो उसको सुसंस्कृत कहते हैं। तो सुसंस्कृत जनता की कृति जो है वो शिष्ट साहित्य कहलाती है, ठीक है। अब देखिए आ गया है वापस से, कहां पर आ गया क्वेश्चन, ये एक सवाल आ गया है आपको हिंदी साहित्य से। मैंने कहा था ना कि कविता पे सवाल आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। आप उसको देखकर समझ जाएंगे कि जो भी बातें वहां पर कही गई हैं वो सत्य है और वहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। रीति मुक्त काव्य का गुण क्या है। अच्छा नीचे भी ऑप्शन है देखिए। तो रीति मुक्त है ना, मतलब जो परंपरा चली आ रही है उससे अलग। इस काव्य में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती है ना। इस स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अंतर्मुखी नहीं होता है, कवि को अपनी अनुभूति पर अधिक विश्वास नहीं रहता, व्यक्तिगत अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति पर दृष्टि रहती है, और इसमें भावावेग का अच्छल प्रवाह नहीं बहता, ठीक है। इसमें जो सही सही ऑप्शन है, पहले तो देखिए मुझे ये डी कहां गया, व्यक्तिगत अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति पर दृष्टि रहती, ये ऑप्शन ये सही है। तो देखिए डी कहां कहां पर है, डी जो है सी डी है और ए और डी है, अच्छा डी और ई है। तो ई तो नहीं होगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ई तो नहीं होगा। तो बचता है डी वाले जितने भी ऑप्शन, सी डी और ए डी। इस काव्यधारा में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। सी कवि को अपनी अनुभूति पर अधिक विश्वास नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है ना। अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी यहाँ पर रीति मुक्त काव्य लिखे जाने लगे थे। तो ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए डी ऑप्शन नंबर 3 में सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में संथाल परगना को किस वर्ष अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया।
अब ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हालांकि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन इसको इस सिलेबस का कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अब पूछ दिया, हो सकता है मे भी पूछा गया हो कि जहां पर आदिवासी साहित्य है या तो आदिवासी परंपरा वगैरह है वहां से पूछ लिया गया हो, उससे सम्मिलित करके। हालांकि ये सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, क्यों पूछा गया मुझे नहीं पता। तो ये उसका इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1950 ईस्वी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया आपको भारतीय साहित्य से, वो भी कहां से, जो भारतीय साहित्य वेद पुराण उपनिषद है उससे, है ना। मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाकर देखिए, मैंने कहा कि इन चीजों का ऊपर ऊपर अध्ययन कर लीजिएगा। और यहां पर देखिए ऊपर ऊपर से ही सवाल आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उनके उपवेद क्या हैं, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद। तो देखिए ऋग्वेद का ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। तो ए का 4 देखिए तो कहां पे है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में ए का 4, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है, आज यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है, और इसी तरीके सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, अध्ययन कीजिए, है ना। इधर उधर भटकिए मत, जहां पर जो चीज पढ़ चुके हैं वो चीज को बार बार पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा है नया चीज पढ़ने से। लेकिन हाँ, एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो वीडियो है, जो भी 20-25 मिनट का, वो जरूर से जरूर देखिएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में गायब हो गया हूं, ठीक है। अच्छा, दो कथन दिए गए हैं नीचे, दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, आर एसर्शन और रीजन का है, ठीक है। अभिकथन ए, भारतीय आलोचकों ने काव्यत्व की दृष्टि से गद्य और पद्य में अंतर नहीं माना है, ठीक है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में सरसता या रमणीयता समान भाव से होती है। तो देखिए आप जो है ना, भारतीय आलोचकों ने काव्यत्व की दृष्टि से गद्य और पद्य में अंतर नहीं माना है। पहले के जो रहे हैं, मतलब साहित्य को काव्य के रूप में ही निरूपित किया जाता रहा है हमेशा से, है ना। तो ये ऑप्शन पहला तो सही है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में सरसता या रमणीयता समान भाव से होती है। तो ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका सही रीजन ये दे रहा है। तो ऑप्शन मतलब सॉरी, असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका सही है ना। भारतीय आलोचकों ने काव्यत्व की दृष्टि से गद्य और पद्य में अंतर नहीं माना है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में सरसता या रमणीयता समान भाव से होती है। तो रीजन और एसर्शन दोनों सही है। तो देखिए तो दोनों सही कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत है, नहीं, अच्छा ये नहीं, ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जागी जवानी चमकी बिजली किस विधा की रचना है। अच्छा, ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में मैंने सुना नहीं है कहां पे, लेकिन हाँ, आंसर की में इसके बारे में जो दिया गया है वो पद्य है ना। जागी जवानी चमकी बिजली, मुझे नहीं पता कि ये इनकी रचना है और किन्होंने लिखी है, लेकिन हाँ पद्य है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो अच्छा, वापस से असर्शन और रीजन है, असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण है। भारतीय भक्ति साधना में सगुण धारा का महत्व प्रसिद्ध रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भक्ति आंदोलन अपनी उदारता और सरलता के कारण काफी जनप्रिय होता गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, मैंने वापस से कहा था ना कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाइए, और देखिए मैंने कहा है कि भक्ति आंदोलन से सवाल आते रहे हैं, और जो भक्ति काल है ये हिंदी से पूछा गया आपको, हिंदी साहित्य से। जो भक्ति काल है इसको दो भागों में विभाजित किया गया, और एक में निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण, और दूसरे में सगुण काव्य धारा, और इनको भी फिर दो आगे बांटा गया। और पहला कहा गया निर्गुण में से, पहला दूसरा का अर्थ कोई नहीं है, मतलब कोई क्रम नहीं है।
इसमें से दो भागों में बांटा गया, तो उसमें से एक भाग ज्ञानाश्रयी है और दूसरा है प्रेमाश्रयी। और इसी ज्ञानाश्रयी को हम लोग संत काव्य धारक भी कहते हैं, और इस प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य धारा कहते हैं। और सगुन भक्ति धारा में एक रामाश्रयी है और दूसरे को बांटा गया है कृष्णाश्रयी या कृष्ण मार्गी, है ना, या तो राम मार्गी। ठीक है, तो इनसे सवाल आते रहे भक्ति काल से। भक्ति काल से थोड़ा डीप सवाल भी आता है, इसलिए भक्ति काल को नहीं छोड़ना है, जरूर से जरूर देखिएगा। तो अच्छा, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला सही है और दूसरा भी सही है। अब देखिए ऑप्शन कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर, देखिए, ए सही और आर गलत नहीं, ए गलत, गलत, आर दोनों गलत नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में आया है क्वेश्चन, 13 में हिंदी भाषा और कुड़ुक भाषा की क्रियाओं का प्रकारात्मक अध्ययन शोध प्रबंध किनकी है ना, टाइपोलॉजी ऑफ वर्ब्स इन हिंदी लैंग्वेज एंड कुड़ुक लैंग्वेज। तो इसके बारे में देखिए, जो आंसर की माना गया है ये डॉक्टर हरि उरांव, है ना, इनका काम है हिंदी भाषा और कुड़ुक भाषा की क्रियाओं का प्रकारात्मक, इन पर शोध प्रबंध इनका है। ठीक है, डॉक्टर हरि उरांव। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में काफी समय तक अपना योगदान दिया, है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों की विशेषताएं क्या हैं? लोकगीतों में सहजता, रसमयता और मधुरता होती है। बिल्कुल सही बात है ना। ये देखिए, लोकगीत से ये सवाल ज्यादातर समय आए हैं, हालांकि 2024 में ऐसे सवाल नहीं देखे गए कि 2025 में जो एग्जाम हुआ, जो लास्ट वाला जो मैंने करवाया था आपको, इससे पहले जो PYQ दिया, उसमें लोकगीत से कोई सवाल इस तरीके का सवाल नहीं आया। लेकिन हाँ, इससे पहले हमेशा ऐसे सवाल आते रहे हैं। तो इसकी जो भी विशेषता हो सकती है या इसके लोकगीत के आसपास की जो चीजें होंगी उसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो लोकगीतों में सहजता, रसमयता और मधुरता होती है, बिल्कुल सही बात है। लोकगीतों में निर्माता का निजीपन अधिक रहता है, बिल्कुल गलत बात है। लोकगीतों में किसी का भी निजीपन नहीं होता, वो सबकी साझी हुई संपत्ति होती है। सब सब मतलब किसी एक का नाम नहीं हो सकता कि इसने लिखा है ना। लोकगीत सबकी संपत्ति होती है, पूरे क्षेत्र की संपत्ति होती है, पूरे लोक की संपत्ति होती है। लोकगीतों में छंद अलंकार का अभाव रहता है, आंशिक रूप से कह सकते हैं, है ना। बहुत अलंकारिक भाषा में नहीं कही जाती है, वो आम जन भाषा में कही जाती है बातें। तो ये बात भी सही मुझे लग रही है, तो ए सही लग रही है और सी सही लग रही है। लोकगीतों में लालित्य नहीं होता बल्कि केवल माधुर्य होता है, ये बात भी सही। लोकगीतों के रचनाकार ज्ञात होते हैं, नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अभी तो वापस वहीं पर कहा, लोकगीतों में निर्माता का निजीपन अधिक रहता है, नहीं। जब निजीपन ही नहीं रहेगा तो उसका रचनाकार ज्ञात कैसे होगा? जरूरी नहीं कि ज्ञात हो। हालांकि अब जो कई बार रचनाकार लिखकर अपने नाम से ही कहते हैं कि ये लोकगीत है, वो अलग बात है। लेकिन लोकगीत की जो विशेषता है वो ये है कि उसका रचनाकार जो है वो ज्ञात नहीं होता है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, बी, ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15 पर, नारद पुराण में किनकी स्तुति की गई है? नारद पुराण में ब्रह्मा, शिव, विष्णु या इंद्र? तो देखिए, नारद पुराण में विष्णु की स्तुति की गई है। ठीक है, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। उनका जो भी इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचयात्मक रूप में जो भी पढ़ना होगा आपको वेद पुराण और उपनिषद वगैरह के बारे में, वो जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां से ऊपर ऊपर सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। भारत के संदर्भ में जनजाति की परिभाषा क्या है? देखिए, ये सवाल वापस से 2020 वाला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें भी था, है ना। ये सभ्यता की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। ठीक है, ये परिभाषा में, ये नागरिक नगरवासी हैं, ये एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, हाँ, ये वाला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, ये नागरिक अरण्यवासी है, ये भी सही है। इनका साहित्य समृद्ध होता है। देखिए, समृद्ध जो है ना, इनका साहित्य समृद्ध तो होता है लेकिन लिखित नहीं होता है ना। बहुत चीजें अलिखित है। तो
अब एग्जैक्टली पता नहीं कि इसको किस तरीके से माना, लेकिन सी और डी सही है। सी और डी देखिए तो कहां कहां पे है, तो सी और डी ऑप्शन नंबर ए में ही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 में बी, ये नागरिक नगरवासी है, तो नगरवासी तो होते नहीं है ना। जब यहाँ पे अरण्यवासी हम कह चुके हैं कि जंगलों में रहते हैं, तो नगरवासी कह देंगे तो ये बात में विरोधाभास आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो सही है, तो इसके साथ बी तो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएगा, और सी और डी जहां पर है वो सिर्फ और सिर्फ एक में बचता है, तो ये सभ्यता की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। तो ये हालांकि ये पारिभाषिक रूप से ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है, लेकिन ठीक है, अब माना गया है तो माना गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि किसी की परिभाषा, किसी के पिछड़ेपन उसकी परिभाषा कैसे हो सकती है ना। तो जिसने भी परिभाषा दी है उसको एक बार वापस से सोचने की आवश्यकता है कि आप परिभाषा देते हैं तो वो सभी में लागू होना चाहिए एक समान, है ना। मतलब परिभाषा सिर्फ एक कालखंड में लागू हो ये आवश्यक नहीं है, इससे पूर्व भी लागू हो और इसके बाद भी लागू हो। मतलब अगर विभिन्न कालों में रहा हो, यदि इसको हम आदि काल मान लें, इसको मध्य काल मान लें और इसको आधुनिक काल मान लें, तो कोई भी परिभाषा हो तो ये सभी कालों में एक रूप में उपस्थित हो, वो सभी को परिभाषित करती हो। इस वक्त जो जनजाति मौजूद है उसको भी, यहां पर भी और यहां पर भी जो भी, तो हम जानते हैं आदिकाल में इनका स्वर्ण इतिहास रहा है, उनको पिछड़ेपन कह ही नहीं सकते हैं कि सभ्यता के दौर में पिछड़ेपन रहे, पिछड़ा रहे हैं, है ना। हालांकि अब ऑप्शन माना गया है तो माना गया है, चलिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो ऑप्शन ए, सी और डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17। ओ देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर किसे ही बताऊंगा। खरसावां गोलीकांड, जो गुटू गोलीकांड, मांडर गोलीकांड, बिल्ला गोलीकांड, तो ये सूची दी हुई है और इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 2 सही माना गया है इसको। ए का 2 खरसावां गोलीकांड जो है वो 1 जनवरी 1948 को, बी का 4 जो गुटू गोलीकांड जो है 14 नवंबर 1981 को, और मांडर गोलीकांड 22 अप्रैल 1982 को, और डी का तो बिल्ला गोलीकांड डी का 3, सॉरी डी का 3 बिल्ला गोलीकांड 27 मार्च 1985 को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही माना गया है। पता नहीं, वापस से आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि सिलेबस में कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं था तो आपने कैसे दे दिया इसको, है ना। तो बनाने वाले को भी आवश्यक है कि वो सिलेबस को ध्यान में रखें, है ना, आवश्यकता तो है ही। छोटा कविता का पहला प्रसारण दूरदर्शन रांची में किस कवि का हुआ था? डॉक्टर विनोद कुमार जी का हुआ था। ठीक है, कुछ नहीं इसके आगे और कुछ नहीं। इन पर सवाल आते रहे हैं, विनोद कुमार पर सवाल आते रहे हैं, इसी तरीके से ए झा जी पर सवाल भी कई बार मैंने देखा है, लेकिन बाकी बीएन ओहदार और गजाधर महतो पे सवाल नहीं देखे गए हैं अभी तक। लेकिन हाँ, बार बार जो सवाल आते हैं डॉक्टर विनोद कुमार का आता रहा है, और मतलब पता नहीं, हालांकि क्वेश्चन सेट करें तो ये भी जाते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखें हम, गिरधारी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज, है ना, इनकी किताब है, और जो भी भारतीय कह रहा हूं, झारखंड के जो भी लोक परंपरा और लोक साहित्य है, बेसिकली लोक परंपरा पर भी इनका बहुत अच्छा काम है, और आदिवासियों के बीच इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना। झारखंड के अच्छे साहित्यकारों में नाम आता है इनका, और चूंकि हम लोगों को पढ़ना भी है ना, इनका डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू जी का उनकी पुस्तक है, वो पढ़ना भी है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर ये है, वापस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का, संगीत में समाहित है गायन, वादन और नर्तन। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, संगीत में समाहित है गायन, वादन और नर्तन। चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत नहीं है, सॉरी, चलना ही नृत्य नहीं है और बोलना ही संगीत नहीं है, तो ये गलत है। झारखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। बोलने से पहले मानव ने नाचना नहीं सीखा होगा, ये बात भी गलत है ना। खुशी के मारे किलकारी नहीं मारा होगा, ये बात भी गलत है ना। जो भावावेग है, ये जो भीतर के भाव हैं, वो किसी नियम कानून या तो फिर किसी व्याकरणिक नियमों में नहीं बनता है, वो स्वच्छंद रूप से बाहर आ जाता है, स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाता है। संगीत और कुछ नहीं, इसी गायन, वादन और नर्तन की त्रिवेणी है। बिल्कुल सही बात है ना।
तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन ए और ऑप्शन ई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही होगा, केवल ए और ई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में चित्रकला की उपयोगिता कौन कौन सी है? ठीक है, अब देखिए चित्रकला की उपयोगिता पर सवाल पूछा गया है। लोक जीवन में चित्रकला से भावों की अभिव्यक्ति होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, इसमें कोई संदेह तो है ही नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। चित्रकला से संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। चित्रकला में आर्थिक हानि की संभावना नहीं होती, बिल्कुल, कौन ही ऑप्शन देता है ये सब, में भी संभव है भाई। चित्रकला में समय और श्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्या बात कर रहे हो। चित्रकला फायदेमंद नहीं है, अरे बहुत फायदेमंद है भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऑप्शन सी डी ई गलत है, ऑप्शन नंबर ए और बी सही। ऑप्शन नंबर ए और बी कहां पर है? केवल 2 में है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए, केवल ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बैल आ रहा है, इसका कुड़ुक अनुवाद निम्नलिखित में क्या होगा? अब देखिए मुझे तो कुड़ुक नहीं पता, और अभी कितनी बेईमानी है ये, है ना। अब किसी इस तरीके के सवाल आएंगे तो मैं, ठीक है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं कि कुड़ुक में सवाल दे दिया गया इसलिए। अब देखिए जो बच्चा संथाली पढ़ता है या जो बच्चा खोटा पढ़ता है उसको इसके बारे में कैसे जानकारी होगी? क्या अनुवाद आप जान रहे हैं? क्योंकि अनुवाद विज्ञान तो आपने दिया नहीं है इस सिलेबस में, तो फिर आप अनुवाद से आपको सवाल भी नहीं रखना चाहिए। इतनी संवेदना तो होनी चाहिए जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसको। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर। अब कैसे पता किसी किसी खोटा के विद्यार्थी को, किसी कुरमाली वाले विद्यार्थी को, या तो पंच परगनिया वाले विद्यार्थी को, या तो मैं ही कह रहा हूं कि यदि कोई भी चीज को आप कहिएगा खोटा में अनुवाद कर दो, अरे भैया तो कुड़ुक वाले बच्चे को कैसे पता कि खोटा में क्या अनुवाद होगा? तो आप तो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं ना। किसी एक भाषा के हिसाब से दे देंगे आप, तो बाकी बाकी 8 भाषाओं के साथ तो बेईमानी कर रहे हैं। पता नहीं कैसे बनाते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। खैर, इसको जो माना गया है वो अडो बरा लगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे सवाल देखकर। खोटा के प्रथम लिखित प्रकाशित उपन्यास का क्या नाम है? अब बताइए इसका क्या मतलब है ना, कोई मतलब है क्या? अब कैसे पता कुड़ुक वाले को कि क्या है? ठीक है भाई, आप ऊपर ऊपर जो सवाल है, जो प्रचलित है उसके सवाल दे सकते हैं, लेकिन ठीक है ये प्रचलित तो है ही, है ना, तो इससे सवाल आ ही सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो होगा, वो जेनगिक-टो होगा, है ना। अब आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 23। इस तरफ लेखक हैं और इस तरफ उनकी रचनाएं हैं, और सभी लोक कथा से है ना। अब देखिए इसको और थोड़ा ऊपर बढ़ा लें। इस तरफ लेखक हैं डीएन मजूमदार, शरत चंद्र राय, सुकुमार और कान्हू देवगम। ए फॉक हो स्टोरी, हो फोकलोर, गोत्रों की उत्पत्ति कथा, हो लोक कथा। तो इसका जो है ए का 3, डीएन मजूमदार जो है वो गोत्रों की उत्पत्ति कथा लिखे हैं। तो ए का 3 देखिए कहां कहां पे है, तो ए का 3 1 में है ना। शरत चंद्र राय जो है वो हो लोक कथा लिखे हैं। सुकुमार जो है वो हो फोकलोर लिखे हैं, और कान्हू राम देवगम फॉक हो स्टोरी लिखे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में विद्यार्थी एवं राय के अनुसार जनजातियों का वर्गीकरण क्या है? अच्छा, जनजातियों का वर्गीकरण पे सवाल पूछा गया है। मैदानी भूमि पर कृषि कार्य करने वाली जनजातियां, जंगलों में शिकार करने वाली जनजातियां, सरल कारीगर जनजातियां, नृत्य करने वाली जनजातियां, पेशेवर जनजातियां। तो ऑलमोस्ट तो सब लग रहे हैं सही, लेकिन ठीक है चलो देखते हैं। विद्यार्थी एवं राय के अनुसार संभवतः एससी रॉय की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? एग्जैक्टली तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ उन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने आदिवासी और उनकी परंपराओं पे, उनके विकास क्रम पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। तो इसका जंगलों में शिकार करने वाली जनजातियां, हाँ ये निश्चित रूप से होंगी ही होंगी, कोई छोड़ नहीं सकता।
सरल कारीगर जनजातियां बिल्कुल ये होंगी होंगी। नृत्य करने वाली जनजातियां ऐसे करके कोई मतलब यहाँ पर हमारे झारखंड में तो नहीं है, लेकिन हाँ बाहर तो हैं, राजस्थान वगैरह में ऐसे हैं। पेशेवर जनजातियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरीके से विभाजन नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है कि झारखंड में भी ऐसा विभाजन, लेकिन हाँ बी और सी तो सही है। तो बी और सी देख रहे हैं, बी सी दो जगह पे है ना, दो और तीन में। तो ए और बी के बीच में देखना है, ए बी और सी, बी सी और डी। तो डी तो यहां पर होगा नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए बी और सी, मैदानी भूमि पर कृषि कार्य करने वाली जनजातियां। तो हाँ आंशिक रूप से यदि आपको उसमें से 5 अगर ऑप्शन दिए हो, उसमें से 2 भी आते हो, तो आप तीसरा कैंसल आउट करके आप सही कर सकते हैं, और जो कि यही करना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सबको सब कुछ आएगा, और संभव ही नहीं कि सब कुछ आ जाए। सामवेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है ना? तो उपासना का वेद है। सोम शब्द उपासना या सौम्य गुणों का सूचक नहीं है। अग्नि, इंद्र और सोम से संबंध मंत्र है। उपासना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है ही नहीं। तो देखिए विषय क्या है, सामवेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका देखिए एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, तो मैं आंसर की के साथ ही जाऊंगा। तो इसने ना आंसर में ए को माना है, ऑप्शन नंबर 3 को माना है, मतलब ए और सी उपासना का वेद है, ठीक है, और अग्नि, इंद्र और सोम से संबंध मंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26, कोशिला ब्याह किन की रचना है? तो ये हनुमान सिंह जी की रचना है, ठीक है। कोशिला ब्याह हनुमान सिंह जी की रचना। क्वेश्चन नंबर 27, कुरमाली के मध्यकालीन लोक कवि इनमें से कौन है? बरजूराम, ठीक है, बरजूराम। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28, विच रिसर्च वर्क वॉज प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा सॉरी मुझे हिंदी में पढ़ना। उसादा तोशिकी ने मुंडारी भाषा के लिए कौन सा शोध प्रबंध तैयार किया था? तो देखिए इस बारे में ना बहुत आपने नाम सुना होगा, रेफरेंस ग्रामर ऑफ मुंडारी, है ना, बार बार जिक्र आया हुआ, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब जरूर से जरूर मतलब ये जो प्रचलित है ना, जिनके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा होती है, उनके बारे में जरूर से जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 28, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, रेफरेंस ग्रामर ऑफ मुंडारी, ठीक है, बहुत चर्चित भी है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में वापस से दे दिए हैं इधर से, साहित्यकार और सूची, ठीक है। कथन दिया हुआ है, डॉक्टर सत्येंद्र ने क्या कहा, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा क्या कहा, डॉक्टर शंकर लाल यादव, डॉक्टर कृष्णलाल हंस, ठीक है। तो जो मुहावरे गद्यात्मक होते हैं, लोकोक्तियां क्षेत्रीय अथवा स्थानीय होती हैं, पहेलियां में अप्रकृत वस्तु उपमान के रूप में आती है, लोकोक्तियां जाति परक होती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि पहेलियों में अप्रकृत वस्तु उपमान के रूप में आती है। तो ए का जो है 3, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो ए का 3 देखिए तो कहां कहां पे है क्या पता चल पाएगा? हाँ ऑप्शन नंबर 3 में सही है ना। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा पहेलियों में अप्रकृत वस्तु उपमान के रूप में आती है। तो बी का 1, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा मुहावरे गद्यात्मक होते हैं। सी, डॉक्टर शंकरलाल यादव ने कहा कि लोकोक्तियां जाति परक होती हैं, और डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने कहा लोकोक्तियां क्षेत्रीय अथवा स्थानीय होती हैं। आगे बढ़ते हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है ना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30, हाँ देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ? जरूर से जरूर ये सब पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये तो जो भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा विज्ञान है, उस पर उससे सवाल है ये, ठीक है। लेकिन चलिए पढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि से विकसित नागरी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दक्षिण भारत में इस लिपि का विकास हुआ है। यह लिपि गुप्त लिपि का ही विकसित रूप है।
इस लिपि का विकास ईसा की 7वीं शताब्दी में ही होना शुरू हुआ था। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1978 में कोल्हान में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जंगल आंदोलन। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 32 पर। ठीक है, 32 में देखिए क्वेश्चन है, पहेली की उत्पत्ति किस कारण हुई? मनुष्य की गोपनीय प्रवृत्ति के कारण, लोक जीवन में रसात्मकता लाने के लिए, किसी बात को कहने में संकोच के कारण, श्रृंगार रस का विशेष आस्वाद लेने के लिए, किसी व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो है, पहले तो किसी बात को कहने में संकोच के कारण, ये ऑप्शन तो आपको सही होगा क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कोई बात कहने के लिए पहेलियों का सहारा लिया जाता रहा है हमेशा से। तो ये ऑप्शन तो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी तो सही होगा। तो देखिए ऑप्शन सी कहां पर है, साथ में ही श्रृंगार रस का विशेष आस्वाद लेने के लिए। अब देखिए श्रृंगार रस का विशेष आस्वाद मतलब जरूरी नहीं है कि पहेलियों का लेना देना श्रृंगारिकता से हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा। डी जहां जहां पर है वो काट दीजिए। तो ऑप्शन 1 और 2 में गलत है और ऑप्शन 4 में भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा स्वतः, है ना। हालांकि मुझे ये कहना है कि लोक जीवन में रसात्मकता लाने के लिए भी पहेलियों का इस्तेमाल होता रहा है और ये भी सही होना चाहिए, हालांकि विकल्प में नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सी ई, चूंकि डी गलत था, है ना, तो ए सी मनुष्य की गोपनीय प्रवृत्ति के कारण बिल्कुल और किसी बात को कहने में संकोच के कारण बिल्कुल सही, और किसी व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33, भाषा परिवर्तन के क्या कारण है? देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने कहा है कि भाषा परिवर्तन पे सवाल आते रहे, हालांकि अब उतना महत्व नहीं दिया जाने लगा है, लेकिन अभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ या तो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हुआ है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो भाषा परिवर्तन के क्या कारण? लिपि की अपूर्णता से भाषा परिवर्तित होती है। अपूर्ण श्रवण से भाषा परिवर्तित नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है, अपूर्ण श्रवण से भी भाषा परिवर्तित होती है। जातीय मनोवृत्ति से भाषा परिवर्तित होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अशिक्षण से भाषा परिवर्तित नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है, अशिक्षा से भी भाषा परिवर्तित होती है। अज्ञान से भाषा परिवर्तित नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है, अज्ञानता से भी भाषा परिवर्तित होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और लिपि की अपूर्णता से भाषा परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही। ए और सी सही है। तो देखिए ए और सी कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 में सही है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। पहेलियां किन वस्तुओं से संबंध रखती है? भाइये, अपरिचित वस्तुओं से, नई वस्तुओं से, चिर परिचित वस्तुओं से, केवल थल जगत से। देखिए इसका जो है ऑप्शन चिर परिचित वस्तुओं से होगा, क्योंकि हम जो भी पहेली बनाते हैं वो अपने आसपास की चीजों के ऊपर ही बनाते हैं, है ना, तो चिर परिचित वस्तुओं से, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर। अच्छा, ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में आते हैं। ऋतिकालीन कृतियों की क्या विशेषताएं रही है? देखिए ऋतिकालीन कृति पर सवाल एक आध तो रहे ही हमेशा, है ना। काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना, बिल्कुल सही बात है ना, ये सही ऑप्शन है। हठ योग और रसायन की बातों का उल्लेख करना, अलंकारों का सरस और हृदयग्राही उदाहरण प्रस्तुत करना, श्रृंगार और वात्सल्य का विशद वर्णन करना, नायिका भेद का विस्तृत वर्णन करना। देखिए नायिका भेद का विस्तृत वर्णन, है ना, ऋतिकालीन कविताएं जितनी भी लिखी गई वो प्रेम पर लिखी गई और नायिकाओं को ध्यान में रखकर लिखा गया, है ना, तो ई ऑप्शन तो सही हो जाएगा। तो देखिए ए और ई पहले तो देखिए कहां कहां पर है। ए और ई ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 4 में है, तो डी और सी के बीच में हमको देखना है। डी है श्रृंगार और वात्सल्य का विशद वर्णन। देखिए वात्सल्य का विशद वर्णन यहाँ पे नहीं था, श्रृंगार का बिल्कुल था लेकिन वात्सल्य का नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बचता है जो हमारे पास वो केवल ए सी ई, सी में अलंकारों का सरस और हृदयग्राही उदाहरण प्रस्तुत करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, तो इसका ऑप्शन बताना है।
प्रकाशन वर्ष जो है, देखिए सेवा सदन जो है ना, वो प्रेमाश्रम से पहले आई थी, ठीक है, और निर्मला तो बहुत बाद की है ना। तो निर्मला तो सबसे, यहां पर जितनी है उसमें से निर्मला सबसे अंत में होना होना चाहिए। तो सी देखिए सबसे अंत में कहां पर है, सी यहां पर है। और रंगभूमि सबसे पहले तो देखिए सेवा सदन होना चाहिए, ठीक है। सेवा सदन के बाद प्रेमाश्रम, तो एक, दो, ये चार, मतलब ये तीन होना चाहिए, है ना। तो बी, डी, ए और सी, बी डी ए सी। बी डी ए सी कहां पे, ऑप्शन नंबर 3 पर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में बी डी ए सी, तो वही सही होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 37, यजुर्वेद के कितने रूप हैं। देखिए इस बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2 रूप हैं, पढ़ लीजिएगा। इस तरफ नृत्य है, इस तरफ जनजातियां हैं। हेरो, खेमटा, जदुरा और दोंगेड़, ठीक है। जनजातियां मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया। अब इसमें देखिए हेरो जो है वो हो जनजाति के नृत्य है। ए का 3, ए का 3, ए का 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बी का हो जाएगा 1, खेमटा जो है मुंडारी, और सी का 4, जदुरा खड़िया, और दोंगड़ वो संथाली, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 39, और 39 का पढ़ते हैं, संत काव्य की भाषा कैसी है। देखिए वापस से भक्तिकालीन कविताओं से सवाल आ गया। इससे पहले भी एक आ चुका है, अभी भी आ चुका है, 2 सवाल आ चुके हैं आपके भक्ति काल से, ठीक है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक। संतों की भाषा सरल, कृत्रिमता विहीन और सहज है ना। संत वाणी शिक्षित वर्गों के लिए है, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। संतों की भाषा असहज है, ये भी नहीं होना चाहिए। संत काव्य मराठी भाषा का प्रयोग अधिक मिलता है, तो देखिए ये भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कहीं पर साक्ष्य नहीं पाए गए हैं कि बहुत ज्यादा इनका इनकी चर्चा है या तो बहुत ज्यादा प्रयोग मिलता है। तो अब बच जाते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन सी डी ई गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए ए और बी बचते हैं, और 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे सही हैं। तो सी और डी तो नहीं होगा, ये सब ए ई, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वापस से आपको देखिए सवाल आ गया हिंदी से। चंद बरदाई की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, ठीक है। अभी तक चंद बरदाई की कृति वगैरह पे, पृथ्वीराज रासो वगैरह पे सवाल आता रहा है। अब देखिए उनकी पत्नी पर सवाल पूछ दिया गया है ना। चंद बरदाई की दूसरी पत्नी का नाम गौरी था, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि ये सवाल संभवतः सही रूप में नहीं पूछा गया है, या तो कुछ तो इसमें कंफ्यूजन मुझे भी है, ठीक है। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 41, पुस्तक का नाम यहां पर खड़िया डाई, झारखंड के शहीद, सुरली कपली कोडवांग, झारखंड के आदिम जनजीवन, ठीक है। तो इसमें देखिए झारखंड के जो शहीद है ना, उनको लिखा है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने, है ना। लोग पढ़ते भी हैं इनको बहुत ज्यादा। तो एक बी का 4, बी का 4 देखिए तो कहां पे है, एक ऑप्शन से यदि सही हो जाता है तो बी का 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा ऑप्शन, बाकी सारे जवाब आपको मिल जाएंगे यहां से, ठीक है। तो एक आता है, और यदि सॉल्व हो जा रहा है तो उससे आगे बढ़िए, हर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1928 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य के लिए साइमन कमीशन को किसने ज्ञापन सौंपा था, ठीक है। तो इसका जवाब होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज ने, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने, ठीक है। 2 कथन दिए गए, अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया, ठीक है। लोक साहित्य में, लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है।
लोक साहित्य में लोक चिंता की कृत्रिम अभिव्यक्ति ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लोक साहित्य में लोक चिंता की कृत्रिम अभिव्यक्ति नहीं, कृत्रिम अभिव्यक्ति नहीं है, सहज अभिव्यक्ति होगी, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये गलत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन उसका कारण जो है वो ये गलत है। तो ए तो सही है, ए सही और आर गलत कहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मुंडा सृष्टि कथा को सही अनुक्रम में सजाएं। देखिए मैं इसको आंसर की सही बताऊंगा, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ जो हूर पक्षी, मैंने इनके बारे में तो नाम इस कथा के बारे में सुना है नाम, लेकिन एग्जैक्टली मुझे क्रम नहीं पता। तो इस क्रम में अगर सजाना है तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही माना गया, ए बी सी डी। हूर पक्षी, तोता हड़म, तोता बुढ़ी और होरो होंकू। ठीक है, वापस से पता नहीं ये बात सही है या नहीं, लेकिन मैंने यही कहा था कि जो सवाल सभी के नहीं होते हैं, है ना, तो उसको ए बी सी डी के क्रम में ही सजाया कीजिए, तो ज्यादातर सही माने जाते हैं। तुक्का मारना ही है तो मार दीजिए, है ना। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 45। डांडा जामा कान होड़ो कानिको पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। वापस से जहां से भी सवाल आया हुआ, ये देखिए आंसर की में 1961 माना गया है, तो 1961 भी मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी तो बिल्कुल नहीं है भाई, और आपको जरूरी नहीं कि आप 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको आए ही। 100 क्वेश्चन में से अगर आपको 60 65 70 तक भी आते हैं और बाकी उधर से पेपर 1 से अगर 20 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आपको जेआरएफ होने से मतलब है। आपको जरूरी नहीं है, आप जेआरएफ कर लीजिए, उसके बाद पीएचडी करते हुए सबकी जानकारी जुटाते रहिएगा। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में। ठीक है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, और 1942 ईस्वी में। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरी जानकारी सही है या नहीं है। क्वेश्चन ने क्या, आंसर की ने क्या माना है, तो आंसर की ने भी इसी को माना है, 1942 को। ठीक है, तो आंसर की के साथ जाना ही ठीक रहेगा। आत्मवाद या जीववाद किसका आधार है। ठीक है, अब देखिए आत्मवाद जो है ना, वो दर्शन शास्त्र में आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आत्मा और जीव पर अविश्वास का आधार है, नहीं, आत्मवाद जो है वो आत्मा और जीव पर अविश्वास तो नहीं, विश्वास का आधार है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए धर्म और दर्शन का आधार है, आत्मा के दर्शन का आधार है, आत्मा सभ्य जगत का आधार है, आत्मा के दर्शन का आधार है। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है इसके ऑप्शंस, तो मैं देखता हूं इसमें इसका आंसर की मैं खोजता हूं जरा। आत्मा और जीव पर अविश्वास का पहला, देखिए पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, आत्मा सभ्य जगत का आधार है, ये भी गलत हो जाएगा। धर्म और दर्शन का आधार है, आत्मा या जीववाद किसका आधार, धर्म और दर्शन का आधार, आत्मा के दर्शन का आधार, आत्मा के दर्शन का आधार तो नहीं होना चाहिए, तो धर्म और दर्शन का आधार होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 2 है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का जो है ना, तो धर्म और दर्शन का आधार है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा सजग होके यदि सोचा जाए तो हाँ, जवाब मिल जाते हैं। अब देखिए कहानी आ गई वापस से, हिंदी की कहानियों पर सवाल पूछ दिया गया। इंदुमती, गुलबहार, पंडित और पंडिताइन होना चाहिए, और हुलाई वाली, ये गलत है ना, ये दुलाई वाली, हुलाई वाली, दुलाई वाली, ये हिंदी की कहानी है। ठीक है, और अच्छा पूछा गया है, इसका क्रम भी पूछा गया है ना। तो देखिए डी का जो है ना, दुलाई वाली के बारे में, ये लगभग लगभग 1964 में लिखी गई थी। ठीक है, तो 1964 इसका जो है ऑप्शन डी का 2 देखिए तो कहां कहां पे, तो पहला तो कैंसल आउट हो जाएगा और चौथा भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचता है 2 और 3।
ठीक है। डी का 2, ठीक है। और इंदुमती जो है ना, ये लिखा गया आपका 1957 में, ठीक है। जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाने से मतलब ये वीडियो बनाने से पहले जानकारी जुटाई थी, तो जहां तक मुझे याद है, तो 1957 में। तो ए का जो है वो 3, ए का 3 कहाँ पे है देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 में है ना। हाँ, तो डी का 2 यहाँ पर भी है और ए का 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो बाकी जो भी ऑप्शन मिल रहे होंगे आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड रीजनल लैंग्वेजेस। देखिए, एक तो पहले ये सवाल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसी विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है। आप नेशनल लेवल के एग्जाम ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर बाहर के भी लोग हैं, है ना, जो करना चाहते हैं शुद्ध। अभी देखिए, मुझे पास मैसेज आया था केरला से, है ना, कि केरला से है कोई आदमी, अब पता नहीं मुझे एग्जैक्टली मैसेज आया था, नाम तो मैं नहीं पूछ पाया, पर उनका मैसेज आया हुआ था और वो कह रहे थे कि वो शोध करना चाहते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। अब इस तरह के सवाल आएंगे तो कैसे पता चल पाएगा। हालांकि इस सवाल का क्या अनुक्रम है वो मुझे भी नहीं पता, और कहीं पर ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी नहीं बनता है, पर चलिए, अब लोगों ने कह दिया। और इसका जो है वो आंसर की में भी आंसर देने से मना कर दिया, इसको ड्रॉप आउट कर दिया, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 50 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं क्या है। पुरोहितों को दक्षिणा देने और लेने की प्रथा का क्या स्वरूप है ना। वेदानुसार यज्ञ में पुरोहितों को दान देने की प्रथा है। पुरोहित दान पुण्य ग्रहण करने से संकोच करते हैं। दान देना और लेना स्वार्थी प्रथा है। इस धार्मिक पद्धति में भी दान प्रदान करने की प्रथा है। दान को धार्मिक सेवा शुल्क नहीं कहा जा सकता। हाँ, बिल्कुल, ये तो सही ऑप्शन है। तो ई तो सही है, लेकिन बाकी के बारे में मुझे संकोच है। चलिए ई देख लेते हैं। तो बी, ई, सी, ई और डी, ई। तो ई के बारे में मैं सही हूं, ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो जाएगा। लेकिन चलिए, अगर थोड़ी बहुत दिमाग लगाई जाए, है ना। अब ये तो नहीं पता मुझे कि दान देने की प्रथा है कि नहीं है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ना, ये बी तो नहीं होना चाहिए, है ना। और वेदानुसार यज्ञ में पुरोहितों को दान देने की प्रथा, हालांकि मैंने तो नहीं सुनी है कि वेद में लोग यही बार बार जब डिबेट होती है ब्राह्मणवाद पे, है ना, तो कहा जाता है कि ऐसा पुरोहित को दान देने की प्रथा वगैरह नहीं है ना। तो ए भी नहीं होगा। तो अब देखिए, बी, बी भी तो नहीं होगा, ठीक है। और अब बचता है डी और ई। डी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है दोस्तों, तो मैं मान के चलता हूँ। चलिए, आंसर की का ही जवाब देख लेते हैं इसका। आंसर की का जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 3, सी और ई। दान देना और लेना स्वार्थी प्रथा है। मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है। ये थोड़ा मतलब संशय की स्थिति बना रही है, क्योंकि हमने तो अभी तक हम लोगों को यही सिखाया गया है कि दान देना, है ना, वो उदारवादिता है हमारा, मतलब हम लोगों को दान देना चाहिए। तो दान को धार्मिक सेवा शुल्क नहीं कहा जा सकता, ये तो सही है। और अब देख लीजिएगा, तो इसको चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 माना गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 से अगली बार में करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कर लिया। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम अखरा है, जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की यूजीसी नेट और एमए की पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। एमए ही नहीं, यूजी की पढ़ाई के लिए भी प्रतिबद्ध है। वापस से पुनः विशेष आग्रह है दोस्तों कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर देने से हम सभी का प्रोत्साहन बढ़ेगा,
हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आइए। बेसिकली हम सब अपनी अपनी भाषा के काम आएंगे, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लिए काम आएंगे। ठीक है, विशेष आग्रह है, कमेंट कर लीजिएगा। थोड़ी कंफ्यूजन आज हुई होगी, है ना, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आज विश्लेषण और मैं कई ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था ताकि बातचीत ऐसा ना लगे कि हाँ कोई बस आकर सिर्फ ऑप्शन बता रहा है। मैं चाह रहा था कि मैं भी एनालिसिस विश्लेषण के माध्यम से ये सवाल का जवाब ढूंढूं। लाइक कीजिएगा जरूर से जरूर, है ना, लाइक कर देने से अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक कर देने से थोड़ा यही होगा, एक सिर्फ एक बार यही तो दबाना होता है, एक बार प्रेस ही तो करना होता है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि लाइक के बाद थोड़ी मेहनत और लगती हो, मतलब मेरे से ज्यादा मेहनत तो नहीं लगती होगी कि मैं 1 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। देख लीजिए, किसी को विश्वास नहीं होता है तो देखिए कितना टाइम हुआ है, 1:14 हो रहे हैं, है ना, और रात हो चुकी है। तो पता नहीं यहाँ पे लिख सकता हूं या नहीं, यहाँ पे लिखा तो नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे ये देखिए कितना टाइम हो रहा है, 1:15 21 है ना, 15 जून। तो थोड़ी मेहनत आपको लगेगी, लाइक में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लाइक करने के बाद यदि थोड़ी मेहनत और करनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और ये तो आप अपने लिए कीजिए, लाइक और कमेंट भले मेरे लिए कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब तो आपको अपने लिए करना पड़ेगा ना सर। जब तक सब्सक्राइब करेंगे नहीं तब तक वीडियोस फिर समस्या क्रिएट होती रहेगी। और फिर आपको लगेगा, ये भी महसूस होता है ना कई बार कि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम सामने वाले को कुछ कहने का भी अधिकार रखते हैं कि अच्छा क्या बात है क्या नहीं है, कौन सी बात अच्छी लगी कौन सी बात बुरी लगी। तो अब तक हमने 100 तक सवाल कर लिए, मतलब हालांकि 1 से शुरू किया था, लेकिन हाँ 1 से 50 तक जो पेपर 1 का सवाल था, और वापस से यहाँ पर 1 से 50 तक मतलब 100 तक सवाल कर चुके, 51 से लेकर 100 तक। अब 100 से 150 तक जल्दी ही वीडियो फिर वापस से बनाकर मैं आप में डाल दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिए, तैयारी जम कर कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल नहीं है ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर पोस्ट में जाके क्यूआर कोड मिल जाएगा आपको, वहां पर क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, या तो फिर लिंक भी मिल जाएगा किसी कमेंट सेक्शन में, वहां पर लिंक में आप प्रेस कीजिए, उस लिंक को फॉलो कीजिए, आप मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। तो वहां पर और भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ अपने बातचीत शेयर करते हैं, या तो नोट्स भी शेयर करते हैं, तो आप भी जुड़िए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी और समय ना लेते हुए आप सभी को जोहार।